हालांकि अफगानिस्तान में तालिबान का दोबारा हुकूमत पा लेना दुनिया भर के लिए फिक्र का बायस है। इससे कम खतरनाक नहीं है हिंदुस्तानी मुसलमानों के कुछ तबकों का उन वहशियों की वापसी पर जश्न मनाना। Do you believe No. there's a distinction between the so-called good Taliban or bad Taliban? There is no distinction between good cancer and bad cancer. Is there anything like good cancer? अब जब फॉरेन मिनिस्टर साहब वहाँ गए हैं तब लोग फिर से ढूंढने लगे हैं कि क्या देवबंद और तालिबान में क्या समानता है, क्या कट्टरता का रिश्ता है। देवबंदीइज्म एक कट्टर इस्लामिक इंटरप्रिटेशन नहीं है। देवबंद ने पूरा मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से अपने आप को कायम किया। तो ये सिस्टम तो अपनाया सर, रोक के पूछ रहा हूँ, लेकिन क्या वहाँ साइंस, मैथ्स और इकोनॉमिक्स ये भी पढ़ाया जाता था? बिल्कुल। आपने उसका जिक्र ही नहीं किया। 1 या 2 IAS निकल चुके हैं, 50 से ज्यादा PCS निकल चुके हैं, एडवोकेट्स। इस हिसाब से नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल औरतों के मुखालिफ हैं या बच्चों के मुखालिफ हैं या पढ़ाई के मुखालिफ हैं। नहीं, अंग्रेजों की हुकूमत थी तो उनके खिलाफ सबसे पहले जो मुसलमानों की तरफ से जो संघर्ष किया गया वो देवबंद ने शुरू किया। तो क्या देवबंद या जो इस तरह के रुझान वाले लोग थे उन्होंने ये माना कि हमें अंग्रेजों को भगाना है और क्या हमें फिर से एक इस्लामिक शासन की स्थापना चाहिए? नहीं, नए टूल हैं, ये मैं समझ रहा हूँ, मैं नजरिए की बात कर रहा भी हो रहा है, नजरिया भी बदला उसी की बात कर रहा नजरिया भी बदला हुआ है। महिलाओं पर और 3 तलाक पर, पर्दे पर जो फतवे वो देते हैं वो पॉलिटिकल नहीं होते हैं, उनके जवाब उन फतवों के जवाब को पॉलिटिकल रूप दे दिया जाता है। पास फतवे ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करते हुए दिए जाते हैं कि आप उनका कोई भी अर्थ निकाल सकें अपनी मर्जी के हिसाब से। अच्छा, इंटरप्रिटेशन। तो वो रास्ता देवबंद कभी कभी इख्तियार करता है जो कि गलत है। आपको कौन से ऐसे और पॉइंट्स लगते हैं जिस पर आपको लगता है कि हाँ, देवबंद की ये एकदम ठीक आलोचना है? देवबंद को इस वक्त एक पुश्तैनी मालिकाना हक दे दिया गया है कि साहब ये फैमिली है, यही फैमिली कंप्लीटली अन इस्लामिक है। अफगानिस्तान साउथ सेंट्रल एशिया का एक छोटा सा देश, दुनिया भर के लिए पिछले 5 दशकों में वो बहुत रिलेवेंट बना रहा है। अपनी अपनी वजह है। 15 अगस्त 2021 आपको याद होगी जब अचानक से अमेरिका अफगानिस्तान से निकलने लगा था। काबुल में बहुत भगदड़ मची हुई थी और खबर आई कि वो तालिबान जिसके खत्म होने का दावा अमेरिका या नाटो कर रहा था वो फिर से लौट आए हैं काबुल में। इसके बाद बहुत कुछ घटा। हिंदुस्तान ने अपनी एम्बेसी बंद की, बहुत सारे मुल्क वहाँ से बाहर निकलने लगे, हालांकि 1-2 जमे हुए थे। और अब तकरीबन 3 साल बाद समीकरण फिर बदलने लगे हैं। हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के रिश्तों में एक नरमी आई है और इसका नतीजा ये हुआ कि तालिबान सरकार में जो इस वक्त एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर हैं आमिर खान मुत्तकी, वो भारत दौरे पर आए। बहुत सारी चीज़ें हुई इस दौरान, लेकिन आज का जो पढ़ाकू नितिन पॉडकास्ट है हम कर रहे हैं देवबंद पर, क्योंकि मुत्तकी साहब देवबंद भी गए। यूपी का एक छोटा सा कस्बा है देवबंद, सहारनपुर ज़िले में पड़ता है और यूं तो पहले भी कई दफ़ा अलग अलग वजहों से चर्चा में रहा है, लेकिन जब एक बड़ा हुजूम उमड़ा और फॉरेन मिनिस्टर साहब का स्वागत किया तो बहुत सारे लोगों की नज़रें देवबंद की तरफ फिर से गईं और फिर उठे कई सवाल। वो सवाल जो हैं मैंने आज नोट कर लिए हैं और एक मेहमान को बुलाया है जवाब देने के लिए। आपने लिखी है किताब डीमिस्टिफाइंग मदरसा एंड देवबंदी इस्लाम और आप दुबई के खलीज टाइम्स, BBC उर्दू में सेवाएं दे चुके हैं। आप हैं असद मिर्ज़ा साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर। शुक्रिया नितिन, और आपके दर्शकों को मेरा प्यार भरा सलाम। वैसे तो सर काफ़ी दिनों से सोच रहे थे देवबंद पर बात करने के लिए, लेकिन अचानक से ट्रेंड जो है हुआ कि देवबंद फिर से चर्चा में आ गया। इससे पहले आपको भी पता है, हमें भी पता है, कोई बहुत अच्छी वजहों से चर्चा में नहीं रहा है। अक्सर वहाँ से निकलने वाले फतवे जो हैं वो चर्चा का कारण बनते रहे हैं। तो हमें लगा कि इस बार देवबंद पर बात हो जाए। वैसे मंगलवार को हम एक पॉडकास्ट करते हैं वर्ल्ड अफेयर्स पर, उसमें बात करेंगे कि फॉरेन मिनिस्टर साहब ने यहाँ क्या क्या कहा, क्या क्या हुआ, लेकिन आज तो देवबंद। बिल्कुल। तो सबके मन में एक सवाल है, आखिर दिल्ली से सीधा देवबंद कहाँ चले गए हैं? इनका क्या रिश्ता है देवबंद से? यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए, जब हम देवबंद, बल्कि हम देवबंद की जगह हमें इस्तेमाल करना चाहिए दारुल उलूम देवबंद। दारुल उलूम देवबंद जो है वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन, एक इदारा है जो कि हिंदुस्तान में इस्लामी एजुकेशन का सबसे बड़ा सेंटर है। और उसकी अहमियत आप इस बात से समझ सकते हैं
कि अल अज़हर जो कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा इस्लामिक यूनिवर्सिटी, सबसे बड़ा मरकज़ या सेंटर है इस्लामिक एजुकेशन का, तो उससे जब दारुल उलूम देवबंद की तुलना की जाती है तो उस दारुल उलूम को ईस्ट का अल अज़हर कहा जाता है। तो उसकी इतनी प्रेस्टीज है मुसलमानों के बीच में, मुस्लिम आलिमों के उलेमा जो हैं उनके बीच में, दानिश्वरों के बीच में। इस वजह से दारुल उलूम देवबंद जो है वो एक ख़ास अहमियत रखता है हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए। और इसके साथ ही साथ अगर हम देवबंद के या दारुल उलूम, जैसा पहले मैंने कहा, दारुल उलूम के पास्ट में जाएं और उसको कायम करने के बारे में क्या वजह थी, किन लोगों ने किन वजूहात की बिना पर उसको कायम किया गया, उसके क्या मकसद थे और उससे वो क्या हासिल करना चाहते थे, तो हमें दारुल उलूम की सही हैसियत और सही उसकी जो पोजीशन है इस्लामिक थॉट में इंडिया में, और सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में, दूसरे गैर मुल्कों में जैसे कि साउथ अफ्रीका, ब्रिटेन, यूरोप, अमेरिका, वेस्ट इंडीज़ और अब साउथ अमेरिका के भी मुल्क जो हैं वहाँ पर भी देवबंद की मकबूलियत बढ़ती चली जा रही है। तो इसकी वजह जब आपसे बात आगे आएगी तो उसकी पे चर्चा होगी कि ये क्या वजह हैं जिनकी वजह से देवबंद इतना असरदार एक इदारा बन के सामने आया है। इस पर तो मैं बात करूंगा असद जी, लेकिन मैं पहले ना ये समझना चाह रहा हूँ कि जब अलकायदा अफ़गानिस्तान में फल फूल रहा था तब भी ये बातें हमको यहाँ पता चलती थी कि ये जो वहाँ लड़ रहे हैं लोग या जो अलकायदा में आतंकवादी हैं, इनका देवबंद से रिश्ता है, ये देवबंदी मदरसे में पढ़ते हैं, पढ़ते रहे हैं, इनका जो थॉट है वो देवबंद के बहुत करीब है। और अब जब फॉरेन मिनिस्टर साहब वहाँ गए हैं तब लोग फिर से ढूंढने लगे हैं कि क्या देवबंद और तालिबान में क्या समानता है, क्या कट्टरता का रिश्ता है। तो पहले तो मैं यही पूछूंगा, जो सबसे ज़्यादा सवाल आए भी हैं, कि ये पूछिए कि तालिबान और देवबंद का रिश्ता क्या है, देवबंद क्यों बना, क्या किया उसने और विवादों में क्यों रहता है, उस पर धीरे आऊँगा मैं। देखिए, जहाँ तक तालिबान और दारुल उलूम का ताल्लुक़ है तो तालिबान की जो असल पढ़ाई है, उनकी पढ़ाई जिन मदरसों में हुई वो सारे मदरसे उस सिलेबस को मानते हैं जो कि देवबंद में राइज है शुरू से। उस सिलेबस को दरसे निज़ामी कहा जाता है, जो कि यहाँ पे एक शहर है हमारे भारत में, सहलवाई, उसके एक मुल्ला थे, मुल्ला निज़ामुद्दीन, जिन्होंने एक सिलेबस बनाया था। उससे पहले क्या होता था कि सिलेबस कुछ नहीं था, आप जो इस्लामिक विद्वान होते थे एक किताब लेके आप जो है उनके पास बैठते थे, उस किताब को पढ़ते थे, उस किताब के बारे में 6 महीने में जब आपने वो किताब मुकम्मल कर ली तो वो आपसे सवालात पूछते थे और आपकी गहराई नापते थे कि आपने गहराई से उस किताब को पढ़ा है, उसको समझ पाने में आप कामयाब हुए या नहीं। तो इस हिसाब से वो सनद दी जाती थी उस आदमी को, उस विद्वान को, एक अपने से बड़े विद्वान से, कि इन्हीं ने ये किताब ख़त्म कर ली है। तो आप मुख्तलिफ़ किताबें पढ़ते थे, कोई सेट पैटर्न नहीं था कि उस सेट पैटर्न को फॉलो किया जाए। मुल्ला निज़ामुद्दीन ने एक सेट पैटर्न बनाया कि इतनी उम्र के बच्चे को ये किताबें दी जाएंगी, इतनी उम्र के बच्चे को ये किताबें दी जाएंगी, इतनी उम्र के बच्चे को ये किताबें दी जाएंगी। तो ये सारा सिलेबस मुल्ला निज़ामुद्दीन ने बनाया। तो अब आज के ज़माने में जितने भी देवबंदी मदरसे कहे जाते हैं, सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में जो भी देवबंदी मदरसे कहे जाते हैं वो दरसे निज़ामी फॉलो करते हैं, इस वजह से उनको देवबंदी मदरसा कहा जाता है। और इसके अलावा जो ज़्यादातर मदरसे के कायम करने वाले लोग हैं उनमें से अक्सर जो है मेजॉरिटी ऑफ देम वो खुद देवबंद से पढ़ के फारिग हो चुके हैं। तो इस वजह से इन मदरसों को देवबंदी नाम दिया जाता है। एज सच देयर इज नो डायरेक्ट लिंक बिटवीन दोज मदरसाज एंड दारुल उलूम देवबंद। अच्छा, लेकिन अफगानिस्तान में इन मदरसों के होने का कारण क्या रहा? वहाँ पर किसी और स्कूल ऑफ थॉट के मदरसे भी हो सकते थे, देवबंद क्यों? देखिए, अफगानिस्तान से जहाँ तक भारत के ताल्लुकात हैं वो सदियों पुराने हैं। अगर मैं ये कहूँ कि जो भारत में दूसरे मुल्कों से लोग आए, उनके आने का रास्ता हमेशा अफगानिस्तान से ही होता था और इस वजह से वो एक ट्रेड रूट भी बन गया था। बिल्कुल। तो अफगानिस्तान से हमारे रिश्ते ट्रेड के भी थे, कल्चरल भी थे और समाजी भी थे।
और इसकी सबसे बड़ी मिसाल आपको रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी काबुलीवाला में मिलेगी कि उन्होंने किस तरीके से काबुलीवाला के इमेज को, कैरेक्टर को पूरा कैरेक्टराइज किया अपनी कहानी के अंदर। और इस तरीके से बहुत सारी मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। अच्छा, इसके साथ ही साथ जब हिंदुस्तान में आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, उस वक्त पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान सब ये एक ही हिस्सा था, तो एक लाजमी बात बनती है कि भाई हम अपने हम ख्याल लोगों से वहाँ पर ताल्लुक़ कायम करेंगे। तो गांधी जी के साथ खान अब्दुल गफ्फार खां की दोस्ती जो है, जिनको सरहदी गांधी कहा जाता था, वो अफ़गानिस्तान से थे, उसको भुलाया नहीं जा सकता है। तो ये जाहिर करता है कि अफ़गानिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात किस लेवल के थे। इसीलिए जब वहाँ पे जो मदरसे कायम होने शुरू हुए, जब देवबंद कायम हो गया और उन्होंने देखा कि भाई इसके क्या पॉजिटिव रिजल्ट्स निकल कर आ रहे हैं, तो जो नए मदरसे कायम हुए वो ज़्यादातर या तो उन लोगों ने कायम किए जो दारुल उलूम से पढ़ के फारिग हो चुके थे, या अगर वो नहीं भी दारुल उलूम से ताल्लुक़ रखते थे तो भी, जैसा मैंने पहले कहा, उन्होंने दरसे निज़ामी को फॉलो किया। इस वजह से वो देवबंदी मदरसे कहलाए। इस्लाम की पढ़ाई में जी। ये एक ज़बरदस्त अट्रैक्शन रहा होगा सिलेबस को लेकर, बिल्कुल, कि भाई अगर सिलसिलेवार ढंग से पढ़ना है बिल्कुल। तो एक आदमी ने एक जगह पर एक सिलेबस बनाया है, बिल्कुल, उसको अडॉप्ट कर लो आप, और वो कर लिया तो इसलिए वो देवबंदी मदरसे कहलाए जाने लगे। बिल्कुल। जो आप कह रहे हैं कि अंग्रेजों के वक्त पर पठानों के यहाँ भी बना होगा बिल्कुल वैसा ही मामला, और इसलिए बाद में जो ये मदरसे वहाँ फैलते चले गए, जी। और इनमें पढ़ने वाले जो लोग थे, जब तालिबान वहीं से आया है, जब इन्होंने वहाँ लड़ाइयाँ की जी, तो फिर हम तक ये चर्चा आई कि इनका कनेक्शन देवबंद से। नहीं, देखिए ऐसा है, तालिबान से पहले इनको मुजाहिदीन कहा जाता था। बिल्कुल, मुजाहिदीन इसलिए कहा जाता था कि आपको साइकोलॉजिकली तैयार किया जाए कि आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं आप उसमें शहीद होंगे और आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। शहीद होंगे आप। हाँ। आप शहीद होंगे। अब इन मुजाहिदीन का जो दिमाग है, आप पढ़े हैं किसी भी स्कूल से, किसी भी XYZ स्कूल से पढ़े हैं आप, आपको एक जगह इकट्ठा करके अगर आपको इंडोक्ट्रिनेट किया जाए किसी ख़ास फिलॉसफी के लिए और कोई ख़ास फोर्सेस, और अभी चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं कि मुजाहिदीन को किस वजह से कायम किया गया था। मुजाहिदीन को रशिया का जो ऑक्यूपेशन था अफगानिस्तान में, उसके खिलाफ अमेरिका ने खड़ा किया था, और वही मुजाहिदीन जो हैं बाद में तालिबान के रूप में हमारे सामने आए। उस वक्त उनके रूप में सामने आने का, तालिबान नाम लेने का मकसद ये था कि मुल्ला उमर जो एक मुजाहिद भी थे लेकिन बाद में तालिबान के बड़े नेता बने, उन्होंने मदरसों से जो बच्चे लिए, तो तालिब इल्म, स्टूडेंट को तालिब इल्म कहा जाता है, तो तालिब इल्म से वो तालिबान का नाम जो है वो उनके ऊपर। ये तो बहरहाल इस्पा हमने कर दिया अफगानिस्तान की हिस्ट्री पढ़ी है जी। कि जब सोवियत यूनियन कहिए या रूस जब बाहर निकला तो वहाँ एक केओस का माहौल था। तो वहाँ जो भी स्थानीय लीडर थे, आप जो भी कहिए कबीलाई लीडर थे, आपस में लड़ भी रहे थे और उस चक्कर में लोग बड़े पिस रहे थे। तो उस वक्त मुल्ला उमर की तरफ लोगों की निगाहें गईं जो पिट रहे थे, और मुल्ला उमर ने उन्हें एड्रेस किया, और जो अपनी तरफ से बन पड़ा कि एक लॉ एंड ऑर्डर स्थापित करना चाहिए, सब लोगों को मिला के जुला के, जो नहीं माने तो मारपीट करके भी थोड़ा बना दिया जाए। तो फिर वो जो आंदोलन है वो तालिबान हुआ। तो ये तो हमने पढ़ा, लेकिन ये आपने बढ़िया समझाया कि एक्चुअली देवबंद से उनका क्या लेना देना है। ये एक्चुअली देवबंदी मदरसे का जो सिलेबस है उसको फॉलो करने वाले लोग। इसमें भी एक बात मैं और क्लियर करना चाहूँगा कि जो तालिबानी मदरसे एज सच क्लासिफाई किए जाते हैं, तालिबानी मदरसे, वो आपको अफगानिस्तान के अंदर नहीं मिलेंगे। वो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस या वो हिस्सा पेशावर से आगे का जो कि बॉर्डर का हिस्सा है, अफगानिस्तान बॉर्डर के साथ मिलता है, खैबर पख्तूनख्वा भी उसको कहते हैं। तो उस हिस्से में जो नए मदरसे कायम किए गए वो हार्ड लाइनर मदरसे थे, और उन्हीं मदरसों से तालिबान को अपने काम के लिए आगे के लिए सैनिक वहाँ से मिलते थे। ओके, तो जो एक समझ है तालिबान को लेकर, और मेरा ख्याल है उस समझ में बहुत खामी भी नहीं है, ये है कि वो एक कट्टर इस्लामिक रास्ता फॉलो करते हैं जी, जिसमें बाकी मुस्लिम देशों के मुकाबले, और चूंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो बहुत सारे लोगों का एक्सपोजर बहुत मुस्लिम देशों का नहीं है, तो हम ये देखते हैं कि हमारे जो महिलाओं की स्थिति है, छोटे बच्चों की भी स्थिति है, और भी इस्लामिक मामलों में भी वो अफगानिस्तान में थोड़ा ज़्यादा कट्टर है इन मामलों में। वो उतनी छूट नहीं देते, चाहे प्रेस की आज़ादी हो, फिर चाहे हमने देखा कि लड़कों की दाढ़ियों पर भी कि आप नहीं कटवा सकते, है ना, सैलून बंद हो गए। तो मुझे समझाइए थोड़ा
कि देवबंद की शिक्षा का असर है या और किस बात का असर है कि वो इतने कट्टर इस्लामिक रास्ते पर है? देखिए, ये देवबंद की शिक्षा का असर नहीं है, ये वहाँ के समाजी हालात का असर है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि जितने भी विदेशी ताकतें हिंदुस्तान आईं, हिंदुस्तान पर कब्ज़ा करने के लिए, लड़ने के लिए, वो अफ़गानिस्तान के रास्ते से होकर आईं। एक ज़माने में हिंदुस्तान में भी पर्दे की प्रथा नहीं थी, लेकिन जब यहाँ पर दूसरे लोग आने शुरू हुए तो पर्दे की प्रथा हिंदू समाज में भी, मुस्लिम समाज में भी शुरू हो गई। तो यही चीज़ अफ़गानिस्तान में भी हुई, क्योंकि इस्लाम में एज सच पर्दा जो है वो आपको सिर्फ अपने बदन के उन हिस्सों को छुपाने के लिए है जो दूसरे को आप अपनी तरफ आकर्षित कर सकें। पूरा पर्दा या पूरा वो चीज़ वो नहीं है, चेहरा नहीं है, चेहरा ढकना नहीं शामिल उसमें। अच्छा। ठीक है, तो उसको एक कदम आगे ले गए कि अपनी औरतों को हम कैसे बचाएं। तो ये एक अफगानी जो समाजी रस्में थी उसका एक हिस्सा बन गया कि हम बिल्कुल, अच्छा ये पहले भी था कि चाहे मुग़ल हों या उससे पहले हिंदुस्तानी रियासतें हों, चाहे हमारे हिंदू घर हों या मुसलमान घर हों, मर्दाना हिस्सा अलग होता था, जनाना हिस्सा अलग होता था, क्योंकि घर बड़े होते थे, आप इस चीज़ के लिए अफोर्ड कर सकते थे, और पर्दा दोनों में था। तो अफ़गानिस्तान में ये है कि अफ़गानिस्तान एक ऐसी कौम है जो कि हर चीज़ को बहुत हद तक उसकी गहराई से फॉलो करती है। अगर उसने आपको अपनी ज़बान दे दी तो अपनी ज़बान दे दी, चाहे उसकी जान चली जाए। ये अफगानी का एक जो कबीलाई मूल्य हैं उनके, बिल्कुल वो आज भी फॉलो कर रहे हैं बिल्कुल। तो उसी चीज़ को उन्हीं ने, मतलब ये कि अब उसमें हम देवबंदी इज़म के साथ में उसमें ये समझें कि उसमें वहाबी इज़म या सलफ़ी इज़म किस हद तक शामिल हो चुका है, जो कि क्योंकि देवबंदी इज़म एक कट्टर इस्लामिक इंटरप्रिटेशन नहीं है। कट्टर नहीं है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। इस पर बात करेंगे। कट्टर इस्लामिक जो इंटरप्रिटेशन है इस्लाम की, सुन्नी इस्लाम की, वो वहाबीज़म या सलफ़ीज़म है। शुरू में जब तक आप ये कह सकते हैं कि सऊदी अरब में इतना कंट्रोल नहीं था बाकी दुनिया के मुसलमानों के ऊपर, तो उस वक्त तक देवबंदीज़म या जो हमारा सिंक्रेटिक इस्लाम है, जो हर मज़हब के साथ में मिलकर रहने, उसका आदर करने, को एग्जिस्टेंशियल जो बिल्कुल जो नजरिया वैल्यूज है हैं इसका, हाँ। उसके साथ चल रहा था। और उसमें थोड़ी बहुत इजाज़त ये भी थी कि भाई आप पीरी फ़कीरी या इसके ऊपर भी थोड़ा बहुत यकीन कर सकते हैं, लेकिन पूरा तौर पे नहीं कर सकते। तो वो देवबंद आपको जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने पीरी फ़कीरी का जिक्र किया, तो देवबंद आपको किसी मज़ार पे जाने से मना नहीं करता है। देवबंदी कहते हैं आप मज़ार पे जाइए, फातिहा पढ़िए, जो बुज़ुर्ग वहाँ पे मौजूद हैं, दुआ मांगिए, लेकिन उस बुज़ुर्ग के नाम से नहीं, दुआ अल्लाह से मांगेंगे आप, और वापस आ जाइए। आपको ना चादर चूमनी है, ना कब्र चूमनी है, ना उस जगह पे सर झुकाना है, आपने सिर्फ फातिहा पढ़ना है। मतलब ईश्वर या ईश्वर का प्रतिनिधि मत मानिए। बिल्कुल नहीं, हाँ। बिल्कुल नहीं। और ना ही उस आदमी से कुछ मांगिए, हाँ, क्योंकि देने वाला सिर्फ अल्लाह है। देने वाला सिर्फ अल्लाह है। वो आदमी आपकी ही तरह एक बंदा था अल्लाह का, तो वो उसके अंदर क्या ताकत है कि वो आपको कुछ दे सके। अगर उसका कोई एक इम्पोर्टेंस है, वो हमारा एक बड़ा आलिम है, बड़ा विद्वान है, तो हम ये कह सकते हैं कि आप हमारे हक में दुआ करिए, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कह सकते। क्योंकि हम अगर वैसे दुआ मांगते हैं तो हम अल्लाह से भी ये कहते हैं कि हमारी ये दुआ जो है हमारे नबी के ताल्लुक़ तवस्सुस से, मतलब वाया हमारे नबी से, मोहम्मद के नाम से अपने आप कबूल फरमाए। क्योंकि हम एक तुच्छ प्राणी हैं, हम दुआ मांग रहे हैं, हमारी दुआ मांगने का कोई असर नहीं है, वो सुप्रीम पावर है। तो हम सहारा किसका भी ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने नबी का ले सकते हैं, उससे ज़्यादा हम सहारा किसी और का नहीं ले सकते हैं। अच्छा सर, देवबंदी स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं, फिर मुझे समझाइए इसके अलावा और क्या क्या है? और क्या क्या, किस मायनों में? स्कूल ऑफ थॉट्स और कौन कौन से? बरेलवी है जैसे? हाँ, देखिए और? हिंदुस्तान में जो इस वक्त जो 3 स्कूल ऑफ थॉट्स चल रहे हैं, उसमें देवबंदी है, बरेलवी है, अहले हदीस है। हाँ। और इनका जो स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस है वो आता है वहाबीज़म से और सलफ़ीज़म से। ओके। तो और ये क्या है, ये भी बता दीजिए। तो वहाबीज़म या सलफ़ीज़म की जब हम बात करते हैं तो ये इसका स्रोत जो है वो सऊदी अरब है। कि सऊदी अरब में जब तक सऊदी अपनी पोजीशन इस्लाम की एक लीडर के तौर पर कायम करने में कामयाब नहीं हो पाया, तब तक जो एक मॉडरेट इस्लाम था वो पूरी दुनिया में राइज था। लेकिन जब वो लोग आने शुरू हुए पावर में, सऊदीया में, जो जिनके ख़यालात कट्टरपंथी थे
और जो इस्लाम को कहते थे कि हमें वही इस्लाम फॉलो करना है जो हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में था, तो वहाबीज़म और सलफ़ीज़म की जड़ें जो हैं वो बढ़ना शुरू हुई। ठीक है। अब वहाँ पर दूसरे जो मॉडरेट मुसलमान हैं उनका ये कहना है कि आप 1400 साल पहले की सोसाइटी आज की सोसाइटी में तो नहीं ला सकते ना। तो उनका कहना है कि नहीं, हम वो चीज़ें प्रैक्टिसेस कुछ हद तक ला सकते हैं। तो ये जो प्यूरिटेनिकल इस्लाम का जो इंटरप्रिटेशन जो है, जो कि सऊदीया से शुरू हुआ वहाबीज़म और सलफ़ीज़म के ज़रिए, वो उसका इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा अहले हदीस वाले जो लोग हमारे हिंदुस्तान में मौजूद हैं उनके ऊपर आया। और तो इस मामले में मैं अगर ऐसे टोक के पूछ रहा हूँ, सबसे ज्यादा कट्टर अगर कहा जाए जी। तो अहले हदीस है। कट्टर मतलब कट्टर, आप कट्टरपंथी उसमें वो ये इस हिसाब से नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल औरतों के मुखालिफ हैं या बच्चों के मुखालिफ हैं या पढ़ाई के मुखालिफ हैं। नहीं, वो ये कहते हैं कि जो प्रैक्टिसेस हुजूर के ज़माने में थी वही प्रैक्टिसेस आज के ज़माने में हो। मुमकिन है जी, हाँ, जहाँ वो तक करनी जिस हद तक मुमकिन है आप उसको फॉलो करें। और उसमें एक हद तक अगर उदारता बरत रहा है तो वो देवबंदी है। हाँ। उससे भी ज्यादा उदारता बरत रहा है बरेलवी है। बरेलवी, देखिए बरेलवी एज सच कोई फिलॉसफी या कोई थॉट नहीं है। जब यहाँ पर कॉलोनियल पीरियड में अंग्रेज़ों की हुकूमत थी तो उनके ख़िलाफ़ सबसे पहले जो मुसलमानों की तरफ से जो संघर्ष किया गया वो देवबंद ने शुरू किया। देवबंद आहिस्ता आहिस्ता अपने इन्फ्लुएंस में अपने पूरे समाज के ऊपर अपने कंट्रोल में बढ़ता चला गया। तो अंग्रेज़ों ने सोचा कि भाई इस पूरे मूवमेंट को किस तरीके से सबोटाज किया जाए। उसके लिए उन्होंने सबसे पहले अहमदिया मुसलमान जो हैं उनको पैसा देना शुरू किया कि तुम अपने आप को कहो कि तुम साहब आखिरी नबी तुम्हारे यहाँ से आएगा, और बल्कि मिर्ज़ा जो हैं वो आखिरी नबी हैं। उन्होंने दावा भी किया। लेकिन अंग्रेज़ों ने जब ये देखा कि अहमदिया की एक्सेप्टेंस जो है वो ज़्यादा नहीं हो रही है, तो उन्होंने अहमद रज़ा खां को पकड़ा। अच्छा, कि आप आइए और आप आके एक ऐसा इंटरप्रिटेशन दीजिए इस्लाम का जिसमें कि आप अपनी पुरानी जो आपकी रीतियाँ थी उनको शामिल कर लें। मतलब उन रीतियों से मेरा मतलब ये है कि आप हिंदू थे, हिंदू से मुसलमान हुए, अब आपकी जो पुरानी रीतियाँ थीं उनमें से कुछ अगर आप शामिल कर सकते हैं तो करिए उसको। अब उसमें वो एक हद से आगे बढ़ गए। उनका ये कहना है कि हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, कि हम ही अहले सुन्नत हैं, हम ही सुन्नत को फॉलो कर रहे हैं। सुन्नत वो चीज़ें हैं जो प्रॉफिट की बताई हुई थी और प्रॉफिट जिनको करते थे, तो हम वो फॉलो कर रहे हैं, देवबंदी वो नहीं फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, ये उन्होंने एक चीज़ शुरू की। लेकिन उसके साथ में जो एक इस्लाम में चीज़ कही जाती है बिदत, जो बिदत नहीं, बिदत एक आप इद्दत से उसको रिफ्यूज कर रहे हैं। बिदत जो है, बिदत मतलब कि गैर इस्लामी चीज़। गैर इस्लामी चीज़ ये कि आप किसी मज़ार पर जा रहे हैं, वहाँ पे सर झुकाकर आप दुआ कर रहे हैं, कब्र के आगे लेट रहे हैं, चादर को चूम रहे हैं, उस पर फूल चढ़ा रहे हैं, ये सब गैर इस्लामी बातें हैं। उसके बाद वो जो आदमी वहाँ पर जिसकी कब्र है, अगर वो कोई आलिम था या हमारा आप लीडर था, उसके नाम पर आप खाने दे रहे हैं और मतलब खाने भोज हो रहा है उसके नाम के ऊपर, तो वो ये सब गलत है। अब आज की तारीख़ में जो ईद मिलादुन नबी के दिन है, जो अभी आपने इस साल देखा होगा कि किस तरीके के हुड़दंग मचे हैं पूरे हिंदुस्तान में, तो वो गलत है। क्योंकि ईद मिलादुन नबी का दिन हमारे लिए खुशी का दिन नहीं है। किस वजह से? इस वजह से कि उसी दिन हुजूर मोहम्मद की पैदाइश है और उसी दिन उनकी वफ़ात है, यानी उसी दिन उनकी डेथ हुई है। तो आप उस दिन को कैसे मना सकते हैं ये बताइए। आप उस दिन के ऊपर सिर्फ उनके ऊपर फातिहा पढ़ सकते हैं, उससे ज़्यादा आप उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, और ना ही आपके लिए कोई ख़ास अहकाम या ख़ास इंस्ट्रक्शंस अल्लाह ने कुरान में दिए हैं, या हुजूर मोहम्मद के बाद में जो खलीफा रहे हमारे 4, उन खलीफा ने ये दिन मनाया हो, तो ये गलत है। लेकिन बरेलवियों ने इसको पूरा एक शो जो है और अपने मतलब ये कि प्यार के इजहार का एक प्रतीक बना लिया है, और उसमें जो हुड़दंगबाजी इस साल हुई वो तो बिल्कुल ही
अनएक्सेप्टेबल है इस्लाम के ऊपर। जो पीर को मानना है वो भी होता है बरेलवी में? नहीं, बरेलवियों में पीर को मानना होता है। मज़ार पीर देखिए, उसमें दो चीज़ें हैं। पीर को देवबंदी भी मानते हैं, लेकिन वो बताया आपने। पीर मानते हैं वो इसलिए सिर्फ कि हम उसके मुरीद हुए। हम उसके मुरीद इसलिए हुए कि इल्म में वो हमसे ऊपर है। सही है। तो हम उसके मुरीद हुए, तो वो हमें जो तालीम देगा, जो बातें बताएगा, हम उसको जज्ब करेंगे। हम उसके हाथ चूमेंगे नहीं, हम उसके लिए कुछ ज़्यादा नहीं करेंगे। इज्जत देंगे, हम इज्जत का मकाम है उसका, सही। क्योंकि हमारा उस्ताद है, वो हमारा पीर है। लेकिन बरेलवियत में जो पीर का मकाम है वो बिल्कुल दूसरा हो जाता है कि आप पीर साहब पलंग पे लेटे हुए हैं, गैर औरतें उनके पैर दबा रही हैं, सर दबा रही हैं, खाना उनके लिए स्पेशल आ रहा है, तो ये सब इस्लाम में बिल्कुल नाजायज़ है। तो क्या मैं ठीक समझ रहा हूँ, सूफीज़्म एकदम अलग है या बरेलवियों से निकल रहा नहीं, है? सूफीज़्म बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग है। अच्छा। सूफीज़्म देखिए, सूफीज़्म आपको देता है दावत अपने ऊपर कंट्रोल करने की। जब तक आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करेंगे तो आप सूफी किसी तरीके से नहीं बन सकते हैं। और अपने ऊपर कंट्रोल करने की जो दावत है, उसमें सबसे बड़ी बात है जो इस्लाम में कही जाती है कि अपने नफ्स पर काबू करो। नफ्स जो है, जो आपका तृष्णा है आपकी, और उसमें जो आपके फिजिकल अट्रैक्शन जो है, या आपकी सेक्सुअल नीड्स जो हैं, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा काबू करना आपकी सबसे बड़ी जीत होती है। कि आपने अपनी सेक्सुअल नीड्स को अगर काबू कर लिया तो फिर आपका जो वक्त है वो पूरा भगवान की आराधना में ही गुजरेगा। लेकिन उसमें भी तो गुरु शिष्य परंपरा है, वैसे गुरु शिष्य परंपरा है, उसमें भी माना जाता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन वही है ना कि वो पीर मुरीद वाली है, वो उसमें वो दर्जा देते हैं। वो भी अनइस्लामिक है। वो नहीं, वो दर्जा देते हैं, लेकिन उनको उस तरीके से नहीं मानते कि भगवान की जगह बैठे हैं ये। इस तरीके से नहीं माना जाता उनको। हाँ, हमारे पीर हैं, लेकिन वो भगवान के दर्जे तक आप उनको नहीं पहुंचा सकते ना, उनको वो वैल्यू दी जाती है वो। तो सूफीज़्म उसके बाद में आपके पास, जब आप अपने नफ्स के ऊपर, अपने फिजिकल फैकल्टीज़ के ऊपर पूरा कंट्रोल कर लेंगे, तो अपना वक्त जो है वो आप भगवान की आराधना में, उसके पाठ में लगाएंगे। उसके साथ में अब आप उसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं। अब दरवेश जो हैं टर्की के, वो सूफीज़्म का ही एक हिस्सा है। तो रूमी जिन्हीं ने दरवेशिज़्म की को कायम किया, वो उस ज़माने में टर्की के अंदर दरवेश जो हैं वो एक समा एक चीज़ कही जाती है। समा में वो नाच के वो अपने आप को लाते हैं। तो उनके ऊपर जो कैफियत तारी होती है समा के अंदर, वो एक डिवाइन कैफियत है, वो कोई फिजिकल कैफियत नहीं है वो। और हर आदमी वो उस चीज़ में शामिल नहीं भी हो सकता है। उस लेवल तक पहुंचने के लिए उसको कुछ ना कुछ पढ़ना है, अपने ऊपर कंट्रोल करना है, फिर उसके बाद उसका लेवल बढ़ेगा वहां तक पहुंचने के लिए। चलिए देवबंद पे लौटते हैं। जी बिल्कुल। आपने किताब में लिखा है कि देवबंद वॉज नॉट बॉर्न आउट ऑफ स्पिरिचुअलिटी बट आउट ऑफ अर्जेंसी। तो हुआ क्या, ये अर्जेंसी थी क्या? हमारे एक सुनने वाले हैं सैयद इंसाफ नागौरी, उन्होंने भी ये सवाल पूछा था कि पूछेगा साहब से जब आएंगे। तो ये अर्जेंसी हुई क्या कि देवबंद बना? देखिए, 1857 का जो गदर हुआ, उसके बाद, उससे पहले भी हिंदुस्तान के हालात बिगड़ रहे थे, उसके बाद हिंदुस्तान के हालात बिल्कुल ही बिगड़ चुके थे। एक अराजकता तो नहीं थी, लेकिन ये थी कि हर हिंदुस्तानी के दिल में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक गुस्सा, और जो लोग मारे गए थे उनके ख़िलाफ़ गम था। तो अर्जेंसी ये थी कि उस वक्त जो जिस तरीके से अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तानी सोसाइटी को डिवाइड करने की जो कोशिशें की, चाहे हिंदुओं के लिए की हों, चाहे मुसलमानों के लिए की हों, वो दोनों के लिए बहुत ही सख्त तरीन वक्त था। तो उस वक्त के जो हमारे, आप ये कहिए कि इंटेलेक्चुअल्स, फिलोसोफर्स, दीनी आलिम जो थे, वो बैठे कि हमें अपने लिए, अपने मुल्क के लिए क्या करना है। तो देवबंद बेसिकली कायम इसलिए किया गया था कि हम किस तरीके से अपने आप को तालीमी तौर पर, एजुकेशनली ताकतवर बना सकें कि हम अंग्रेज़ों को अपना मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर दें। तो देवबंद एजेंसी जो थी वो ये थी कि हम एक ऐसा ग्रुप बनाएं जो कि अंग्रेज़ों को उन्हीं की चालों से हिंदुस्तान से वापस जाने पर मजबूर कर सके। और इसमें सिर्फ
हिस्टोरिकली देवबंद ही शामिल नहीं था, इसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी शामिल थी। 1866 में 66 में आपका देवबंद कायम हुआ, 1895 में जो है वो अलीगढ़ कायम हुआ। देवबंद ने क्या किया, पूरा जो अंग्रेजी सिस्टम था उसको फॉलो किया देवबंद ने? जी। अच्छा। उससे पहले क्या होता था कि एक मदरसा है, मदरसे में 10 उस्ताद हैं, 10 उस्ताद के पास 10 तालिब इल्म है, वो एक किताब पढ़ रहे हैं। जब आपने फिनिश कर लिया, जैसे मैंने पहले कहा, आपने फिनिश कर लिया, आपसे सवाल जवाब हुए, आपको उसने सनद दे दी कि हाँ भाई मेरी इन्हीं ये किताब पढ़ ली, आपका लेवल एक बढ़ गया। देवबंद ने पूरा मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से अपने आप को कायम किया। क्लासरूम, हर क्लासरूम का एक टीचर, उसमें अरेबिक लैंग्वेज का टीचर, अरेबिक ग्रामर का टीचर, इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस फ़िक़्ह का टीचर, इस्लामिक हदीस का टीचर, जो हदीस जो हज़रत मोहम्मद से चली आ रही है उसका टीचर, और तफसीर यानी कि कुरान को समझने की क्लासेस। ये क्लासेस अलग अलग लेवल पे बनाई गई, पहली से लेके 10वें तक। ठीक है। उसके पास करने के बाद, अच्छा हाँ, वो क्लासें बनाई गई, उनका एक वक्त मुकर्रर था कि सुबह फजर की नमाज के बाद आपने फिजिकल एक्टिविटी करनी है, 1 घंटे वर्जिश करनी है, उसके बाद आपने जो है 1 घंटा कुरान पढ़ना है, फिर आपको नाश्ता मिलेगा मेस में। मेस बनाया गया पहली मरतबा, क्योंकि एक पूरा कंपाउंड बनाया गया ना दारुल उलूम में। मेस में जाके आपने नाश्ता किया, फिर उसके बाद आप 8 बजे से क्लासेस में गए, 8 से 12:30 बजे तक आपकी क्लासेस हुई। 12:30 बजे के बाद जोहर की नमाज का वक्त हुआ, आप नमाज के लिए चले गए। नमाज से आने के बाद में खाना खाया, उसके बाद आपको आराम के लिए वक्त दिया गया 1 घंटा। असर से पहले फिर आप उठे, असर के बाद से फिर क्लासेस शुरू हुई। अब आप बच्चा जो भी जिस क्लास में है, पहली से लेकर 10वीं तक, उसके तिमाही, सहमाही और सालाना, मतलब कि क्वार्टरली, 6 मंथली और एनुअल एग्जाम होते थे। हाफ ईयरली और एनुअल, जैसा होता है जैसे बोर्ड में मॉडर्न और सिस्टम सब में बोर्ड। है, हाँ, वो अच्छा। देवबंद ने अपनाया। तो ये सिस्टम तो अपनाया सर, रोक के पूछ रहा हूँ, लेकिन क्या हमारा साइंस, मैथ्स और इकोनॉमिक्स ये भी पढ़ाया जाता था? बिल्कुल। आपने उसका जिक्र ही नहीं किया। नहीं है, जिक्र किया मैंने। नहीं, बातचीत में नहीं हाँ, किया, किताब में अभी तो है। बातचीत बनी नहीं, अभी मैं उस तरफ आ रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। तो उसमें क्लासेस बनाई गई। ठीक है। क्लासेस में एक सेट सिलेबस था, सेट एग्जाम्स थे, सेट डेट्स थी। उसके बाद आपको वो दी जाती थी कि 10 साल के आप हो गए तो आपको जो है फाजिल की डिग्री दी गई। आपने 2 साल मजीद पढ़ा, उसके बाद आप आलिम बन गए। उसके बाद आपने फिर 2 साल मजीद पढ़ा, स्पेशलाइजेशन यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया। तो फिर आप जो हैं, आपको जो है आप तकमील इफ्ता या तखस्सुस, इसकी आपको डिग्री दी जाती थी। तो ये चीज़ देवबंद में पहली बार हुई। दूसरी तरफ 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कायम हुई। सर सैयद का भी ख्वाब यही था कि किस तरीके से अंग्रेज़ों की तालीम के ज़रिए ही अंग्रेज़ों को ख़त्म किया जाए। तो अलीगढ़ की बहुत सारी बिल्डिंग्स जो हैं वो आपको ऑक्सफोर्ड की कॉपी नज़र आएंगी। तो ये मानव बताएगा, मानव पढ़ा मैं नहीं। तो ये दोनों इंस्टीट्यूशंस जो हैं जो मुसलमानों ने कायम किए, इनका असल मकसद हिंदुस्तान से अंग्रेज़ों को भगाना था। ठीक है। फ़र्क ये है कि सर सैयद ने मॉडर्न एजुकेशन का रास्ता लिया और दारुल उलूम ने दीनी तालीम का रास्ता लिया। मॉडर्न एजुकेशन का ये मतलब था कि वहाँ इस्लाम की बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती थी? नहीं, होती है ना। होती है। और यहाँ क्या आप कह रहे हैं, इस्लाम की पढ़ाई भी हो रही है, लेकिन आप ये भी तो कह रहे हैं साइंस, इकोनॉमिक्स, मैथ्स भी पढ़ रहे थे। बिल्कुल। फिर एलिमेंट्री मैथ्स, एलिमेंट्री ज्योग्राफी, एलिमेंट्री सिविक्स वहाँ पे पढ़ाई जाती थी देवबंद में। उसके साथ साथ वहाँ पर आपको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती थी कि आप जब आलिम फाजिल बन जाएं तो आपके पास अब क्या करें आप। तो वहाँ पर आपको ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स जैसे कि सिलाई, कारपेंट्री का काम, लोहार का काम, जिल्द साजी, लेदर का काम, ये सब चीज़ें सिखाई जाती थी ताकि आप कल को किसी और के ऊपर डिपेंड न रहें। अगर आपको कहीं नौकरी नहीं मिल रही तो आप अपना काम खुद करके अपना पेट भर सकें। तो ये वोकेशनल ट्रेनिंग भी उस जमाने से दारुल उलूम में चली आ रही है। सही है। और अभी भी चली आ रही है, अभी भी कराते हैं। अभी भी वोकेशनल ट्रेनिंग का पूरा एक डिपार्टमेंट वहाँ पर मौजूद है।
उसके अंदर बाद में एक चीज जो है वो खत्ताती, जिसको कैलीग्राफी कहते हैं, वो भी शामिल कर दी गई, क्योंकि उस वक्त हाथ से लिख के सारी प्रिंटिंग होती थी, तो वो सबसे ज्यादा पॉपुलर थी, क्योंकि उसके आपने अगर खत्ताती सीख ली है तो फौरन आपको नौकरी मिल जाएगी या काम मिलना शुरू हो जाएगा। सही है। मुझे बाकी चीज़ें तो समझ में आ रही हैं, लेकिन मुझे अभी भी ये समझ नहीं आया कि एएमयू और देवबंद में कैसे फ़र्क करूं। भाई एएमयू और देवबंद में फ़र्क आप ऐसे कर सकते हैं कि एएमयू जो है वो आपको पूरे मॉडर्न सिस्टम, जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, उस पर चल रहा है ना, कि आपके सिलेबस है, टाइमिंग्स हैं, सारा सब कुछ है, लेकिन जो मॉडर्न एजुकेशन जो यूरोपियन कंट्रीज में पढ़ाई जा रही थी, वही किताबें एएमयू में पढ़ाई जा रही इधर थी। एलिमेंट्री था, हैं? इधर शुरुआती पढ़ाई है, आगे की नहीं, देवबंद में कह रहा हूँ। नहीं, अच्छा, देवबंद में तो एलिमेंट्री थी, है ना? हाँ, देवबंद में ठीक है, एलिमेंट्री अब थी, समझा मैं। लेकिन अलीगढ़ में इन डेप्थ थी, हाँ, अब समझा मैं। क्योंकि अलीगढ़ जो आपको डिग्री दे रहा था वो बीए, बीएससी, बीकॉम की डिग्री दे हाँ, रहा मैं था, समझ गया। है ना? अब आपने, और देवबंद जो है वो आपको आलिम फाजिल की डिग्री दे रहा था। सही है। ये उसका मुख्य जोर जो है वो अंग्रेजी ढंग की पढ़ाई पर था, लेकिन उसमें अटैच थी इस्लामिक शिक्षा भी। हाँ। और आप देवबंद के बारे में कह रहे हैं कि मुख्य था इस्लामिक शिक्षा, लेकिन उसके साथ अटैच है कि भाई आपकी पेशेवर ट्रेनिंग हो जाए और थोड़ा मैथ साइंस ये भी समझें। बिल्कुल, ये आप कह रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये इसमें फ़र्क है। बिल्कुल। अच्छा सर, दारुल उलूम का देवबंद में जो है इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर क्या है? मतलब ये तो मैं समझ गया, आप कह रहे हैं हॉस्टल है, क्लासेस हैं, ट्रेनिंग है पेशेवर, इसके अलावा वहाँ क्या क्या है? क्योंकि जैसे एक मैं बात भी आपसे थोड़ी देर पहले कर रहा था, फतवे देने वाला भी एक विभाग है, इस तरह से और क्या क्या है वहाँ पर? देखिए, स्ट्रक्चर बता दीजिए। दारुल उलूम जैसे कि दूसरे हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स होते हैं, उसी तरह दारुल उलूम के एक मोहतमिम है। मोहतमिम जो हैं आप उनको वाइस चांसलर के तौर पे मान सकते हैं, फिर उनके एक नायब होते हैं जिसको आप प्रो वाइस चांसलर के तौर पर मान सकते हैं, उसके बाद नाजिम होते हैं। नाजिम हर डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से वहाँ पर देवबंद दारुल उलूम में इस वक्त 52 डिपार्टमेंट्स हैं मुख्तलिफ चीज़ों के, और हर डिपार्टमेंट का एक हेड है जिसको नाजिम कहा जाता है, ठीक है। और इसी तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट हैं कि जो जूरिस्प्रूडेंस का या कानून का जो डिपार्टमेंट है, जो कि फतवे देता है, जो आपने कहा, वो दारुल इफ्ता कहा जाता है। फिर दारुल हदीथ है जिसमें कि हदीस की पढ़ाई कराई जाती है, और इसी तरीके से आपको तफसीर की पढ़ाई, दारुल तफसीर है जिसमें तफसीर यानी कुरान के मायने और उसके सिंटेक्स वो जो हैं वो पढ़ाए जाते हैं। तो 3 तो ये आपके एजुकेशनल मेन डिपार्टमेंट हो गए, और बाकी एंसिलरीज डिपार्टमेंट जो हैं वो फीड करते हैं इन 3 बड़े डिपार्टमेंट्स को, क्योंकि दारुल इफ्ता में या दारुल हदीस में जब बच्चा जो है आलिम फाजिल हो चुकेगा तब पहुंचेगा वो वहाँ पर। तो नीचे वाली क्लासेस जब तक वो क्लियर नहीं करेगा तब तक वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। ओके। क्योंकि अगर जो देखिए, जब आप आलिम या फाजिल बने तब आपको सनद दी जाएगी, देवबंद की सनद, जस्ट लाइक अ डिग्री ऑफ एनी कॉलेज और यूनिवर्सिटी, तो वो सनद दी जाएगी। पहले क्या होता था कि जो उस्ताद हैं आपके, वो आपको एक इजाज़तुल तदरीस कहा जाता था, परमिशन टू टीच। अच्छा। वो दे देते थे कि भाई इस लड़के ने मुझसे ये किताब पढ़ी है और ये इस किताब पढ़ाने का हक रखता है, क्योंकि मैंने इसको टेस्ट किया है, ये गहराई से पढ़ी है। तो इजाज़तुल तदरीस जो है वो हर आदमी इशू करता था। ठीक। लेकिन देवबंद ने जस्ट लाइक एनी अदर यूनिवर्सिटी इसको थोड़ा स्ट्रक्चर किया, उसको स्ट्रक्चर्ड किया, पूरी सनद वो दी जाती है। और जैसे कि हमारे यहाँ भी होता है कि भाई अब नए जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें ये आ रहा है कि आपने अगर पूरा 5 साल का पीजी नहीं किया तो भाई बीए की डिग्री दे दो इनको, अगर 3 साल हो गए। तो देवबंद में भी ये सिस्टम पहले से राइज है, पहले से राइज है कि अगर बच्चा आलिम तक पहुंचा है तो फाजिल नहीं पढ़ना चाहता है तो उसे आलिम की डिग्री दे दो आप। पर सर किसी के मन में सवाल उठेगा, ये तो बात समझ में आ गई कि यूनिवर्सिटी है ये, किसी के मन में सवाल उठेगा कि अब जिस तरह वक्त बदल रहा है, जिस तरह के चैलेंजेस हैं यूथ के सामने, और जिस तरह की पढ़ाई लिखाई है, रोज़गार के सवाल हैं, उसमें देवबंद की पढ़ाई लिखाई जो लोग वहाँ कर रहे हैं कितनी रेलेवेंट रह गई है? ये बात ठीक है कि इस्लामिक शिक्षा के लिए आप देवबंद जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद क्या आप सिर्फ मदरसे में टीचर बनेंगे? तो ये प्रश्न भी तो देवबंद के सामने उठता ही होगा, और आप जैसे लोग जो वहाँ गए भी हैं, मिले भी हैं, बात भी करते होंगे, तो वो लोग इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए, वहाँ पर चाहे देवबंद हो चाहे कोई भी इस्लामिक स्कूल या यूनिवर्सिटी, और सबसे प्रमुख इनमें से जो हैं
वो आप कह सकते हैं कि देवबंद और नदवा, लखनऊ में नदवतुल उलूम। जी। तो दोनों में से कोई भी आपको मॉडर्न एजुकेशन जारी रखने से नहीं रोकता है। अच्छा। इसके अलावा हमारी चंद यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली में, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो देवबंद के या नदवे के फाजिल को बीए फर्स्ट ईयर में दाखिला देती हैं। अच्छा। तो आप वहाँ पर आके बीए कर सकते हैं। बीए करने के बाद आगे की पढ़ाई यहाँ कर सकते आगे की पढ़ाई यहाँ कर सकते हैं। और आप अगर फिगर्स लें तो नदवे से कम जो मेरी नॉलेज है इस वक्त, हो सकता है वो उसमें कुछ स्टैटिस्टिक्स में कुछ गलती हो, लेकिन एक या दो आईएएस निकल चुके हैं, 50 से ज़्यादा पीसीएस निकल चुके हैं, और आपके एडवोकेट्स और डॉक्टर्स की तो तादाद हज़ारों में है। वही हाल देवबंद का भी है। प्लस यहाँ का जो बच्चा है वो एक चीज़ में बहुत माहिर है, वो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। क्योंकि जब आप कुरान को याद कर रहे हैं तो उसके पीछे एक टेक्निक होती है कि किस तरीके से आप उस चीज़ को याद रखेंगे कि आपकी पूरी ज़िंदगी वो आपके दिमाग में रहे। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने तीसरी क्लास में फलाने सब्जेक्ट की किताब में फलाने पेज पे क्या लिखा था, याद होगा आपको? काखा गा नहीं पढ़ किसी सकता को पूरा भी- मैं। नहीं काका गाना नहीं, वो सब्जेक्ट, वो लाइन तक किसी को याद नहीं होगी। लेकिन एक बच्चा जो 15 साल की उम्र में कुरान पढ़ के निकल रहा है बाहर, वो पूरे जिंदगी जो है उस कुरान को याद रखता है। तो उसको किसी टेक्निक से ही तो वो चीज़ पढ़ाई गई है। तो वो टेक्निक जो है वो उसके अंदर जो एल्गोरिदम का जो काम है उस तरीके से उसका इस्तेमाल होता है। और है। बहुत सारे बच्चे हमारे देवबंद के पढ़े हुए, नदवे के पढ़े हुए सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं इस वक्त। बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज में लाखों रुपए सैलरीज कमा रहे हैं। बस शर्त एक है कि उनके अंदर पढ़ने का शौक हो और उनको कोई राह दिखाने वाला हो। बस मेरी जो शिकायत देवबंद से है वो, या नदवे से है, कि वो अपने बच्चों को आगे की राह दिखाने के लिए कुछ नहीं करते हैं। बच्चे ने आलमियत की, फजीलत की, वहाँ से फारिग हुआ, जाओ भाई तुम अपना काम देखो, हम अपना काम देख रहे हैं। ये अप्रोच बिल्कुल गलत है। अगर वो उसको मेन स्ट्रीम में और अच्छे तरीके से लाना चाहते हैं तो उसको बताएं कि बेटा तुम अब जाके इन 3 यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला लो, इसमें तुम्हें यहाँ से स्कॉलरशिप मिल सकती है, तुम ये कोर्स करोगे। गाइडेंस नहीं है। तो वो गाइडेंस की एक कमी है जो मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी एक लकुना है। गाइडेंस हो तो ये है कि कम हाँ, से कम आगे चल के वो बिल्कुल मुख्य धारा में शामिल हो सकता है। ऐसे तो देखिए देवबंद में भी और नदवे में भी कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट्स हैं, कंप्यूटर बच्चे सीख रहे हैं, कर रहे हैं, वो है। लेकिन उसके आगे क्या, सही है, हमें उसके ऊपर भी तो फोकस करना चाहिए ना। सही है। अच्छा, जो देवबंदी एजुकेशनल मॉडल है पूरा, जिसके बारे में इतनी देर से बात भी कर रहे हैं, बाकी धर्मों को लेकर भी कुछ बातें कही जाती हैं, बताई जाती हैं, या केवल इस्लामिक शिक्षा के बारे में ही? नहीं, बिल्कुल। जब आप अपने आखिरी उसमें आते हैं तो बाकी धर्मों के जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो आपको दी जाती है। बिल्कुल, हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि आप ये समझें कि अब ये चीज़ ख़त्म हो गई है। पहले एक होता था कि मनाजरे होते थे। मनाजरे मतलब ये कि एक किसी टॉपिक के ऊपर कंपटीशन होता था, वाद विवाद। एक तरफ एक हिंदू विद्वान है, एक तरफ मुसलमान विद्वान है, और किसी एक यूनिवर्सल इशू के ऊपर दोनों अपने अपने नज़रिया रख रहे हैं और उसमें बातचीत हो रही है। वो एक चीज़ ख़त्म हो गई है जो मेरे ख्याल से बहुत गलत है, क्योंकि वो उस वक्त खत्म कर दी होगी सोच के कि विवाद हो जाएगा। खत्म इसलिए कर दी गई क्योंकि देखिए हमारे यहाँ हर चीज़ के अंदर पॉलिटिकल रोल कुछ ना कुछ शामिल हो ही जाता है, तो उसकी वजह से वो ख़त्म कर दिया गया। वरना पहले ये एक कल्चर था हमारा। सहारनपुर के ज़िले में वाद विवाद, बरेली के ज़िले में वाद विवाद, ये बड़े बड़े सेंटर थे, सहारनपुर और बरेली वाद विवाद के। अब वहाँ नहीं हो रहा है सब कुछ। अच्छा, एक चीज़ है, जब भी कोई विवाद उठता है देवबंद पर तो अक्सर जो स्टैंड रखते हैं देवबंद का, जो डिफेंड करते हैं, वही बात कहते हैं कि देवबंद ने अंग्रेज़ों के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी है, आज़ादी के आंदोलन में उसका बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। आमतौर पर मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी होगी, मुझे भी ख़ास तौर पे नहीं है।
था योगदान, नहीं था योगदान, या बहुत सारे लोगों ने बाद में अपना योगदान ज़बरदस्ती सुनिश्चित किया भी है? क्योंकि 47 के बाद बड़ा मुश्किल हो गया, सबसे ही प्रश्न पूछेगा आप क्या कर रहे थे जब लड़ाई हो रही थी। तो जब आपने किताब लिखी, आपने रिसर्च भी किया होगा, आपको क्या मिला? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि एमयूबी और दारुल उलूम भी हिंदुस्तान से अंग्रेज़ों को भगाने के लिए, मकसद के लिए कायम किए गए थे। और जो देवबंद के उस वक्त के लीडर्स थे, वो सिर्फ एजुकेशन लेवल पे काम नहीं कर रहे थे, वो समाजी लेवल पे भी काम कर रहे थे। और अभी जो जिस वजह से हम पूरी ये बात कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर देवबंद क्यों गए, तो वो लोग अफ़गानिस्तान तक गए थे। मौलाना हुसैन अहमद मदनी वहाँ पे मौजूद थे। उसके बाद वो टर्की गए। टर्की जाके उस वक्त अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जर्मनी था और टर्की था, उनसे बातचीत की। सन 1915 में पहली प्रोविजनल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट इन एग्जाइल ऑफ इंडिया कायम की गई। कहाँ? अफ़गानिस्तान में। उसके पीछे कौन लोग थे? देवबंदी और राजा महेंद्र प्रताप। राजा महेंद्र प्रताप उसके प्रेसिडेंट थे। हाँ। मौलवी अलीगढ़, हाँ, अलीगढ़ के योग में बनने में उन्होंने काफ़ी योगदान दिया। मौलवी बरकतुल्लाह साहब जो हैं वो उसके प्राइम मिनिस्टर थे। एक अय्यर साहब थे, वो उसके फॉरेन मिनिस्टर थे। तो ये किया। उसके अलावा मौलाना हुसैन अहमद मदनी जो हैं वो सिल्क लेटर कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे। एक सिल्क लेटर कॉन्स्पिरेसी एक ये हुई थी कि किस तरीके से हम जो आला अंग्रेज़ी अधिकारी हैं, प्रोविजनल गवर्नमेंट हो, गवर्नर हो या वाइसराय हो, इनको ख़त्म करके कैसे सत्ता के ऊपर काबू कर सकें। तो ये सिल्क के ऊपर ये ख़त लिखे जाते थे, जो कि 8 साल पूरे चले हैं। और उसके बाद ये कि ये मुखबरी की वजह से ये अंग्रेज़ों के कान में बात पहुंची कि हमारे खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। और उस षड्यंत्र में जितने भी लोग पकड़े गए थे वो सब देवबंद से ताल्लुक़ रखते थे। उसके अलावा सबसे पहले 1830 में शाह अब्दुल अजीज़, जो शाह वलीउल्लाह के साहबजादे थे, उन्होंने फतवा जारी किया कि हर मुसलमान के लिए, किसी भी मुसलमान के लिए अंग्रेज़ों की नौकरी करना हराम है। उसके बाद एक फतवा उन्होंने और दिया कि हिंदुस्तान जो है अब दारुल अमान, मतलब लैंड ऑफ पीस नहीं रहा है, दारुल हरब हो गया है, लैंड ऑफ वॉर हो गया है। किस वजह से? कि हम अब अंग्रेज़ों के नीचे हैं और हमें अंग्रेज़ों को भगाना है, तो ये लड़ाई के ज़रिए ही होगा। वरना उससे पहले जो इस्लामिक विद्वान थे वो हिंदुस्तान को दारुल अमान मानते थे, अब लैंड ऑफ पीस जिसमें हम रह सकते हैं। लेकिन इसके अलावा देखिए, मैं 1857 से बात मैंने शुरू की, तो हमारे पास हिस्ट्री में ऐसे जगह रेफरेंसेस मौजूद हैं, उसमें स्कॉलर्स हमारे कहीं कहीं डिफ़र करते हैं। एक वर्जन ये है कि 1857 के बाद में कोई साहब दिल्ली से चले हैं, तो दिल्ली से सहारनपुर तक उनको एक पेड़ कोई ऐसा नहीं मिला है जिस पे किसी मुल्ला की लाश ना लटकी हो। एक दूसरा वर्जन ये आता है कि दिल्ली से अमृतसर तक कोई ऐसा पेड़ नहीं था जिस पे किसी एक मुल्ला की लाश ना लटकी हो। तो ये जो कुर्बानियाँ हैं दारुल उलूम से ताल्लुक़ रखने वालों की, इस्लामिक विद्वानों की, वो 1857 से उससे पहले से चली आ रही थी। ठीक है, पर मैं इसमें ये समझना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा टेढ़ा प्रश्न भी हो सकता है ये। देखिए, तो क्या विज़न था? क्या ये था, जैसा आप अभी कह रहे हैं कि पहले वो दारुल अमान मानते थे, क्या ये विज़न था कि एक वक्त तक मुस्लिम शासन रहा हिंदुस्तान पर और अंग्रेज़ों के आने से ये महसूस हुआ कि ईसाई आ गए हैं, और ये भी महसूस हुआ क्या कि हिंदुओं को भी महसूस हुआ कि ईसाई आ गए हैं, तो उसके साथ फिर धर्मांतरण की कोशिशें भी आई हैं। तो क्या देवबंद या जो इस तरह के रुझान वाले लोग थे, उन्होंने ये माना कि हमें अंग्रेज़ों को भगाना है, और क्या हमें फिर से एक इस्लामिक शासन की स्थापना चाहिए, या हमें एक ऐसा मुल्क चाहिए जहां इस्लाम उसी तरह फले फूले जैसे अंग्रेज़ों के आने से पहले फल फूल रहा था? मैं वो विज़न समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि एक नेशनलिस्ट नज़रिया भी है जिसमें कांग्रेस या बाकी दल लड़ रहे थे, और ये भी लड़ रहे थे, मैं मानता हूँ, ऐसे एक दक्षिणपंथी, हिंदू दक्षिणपंथी नजरिया भी है। तो इनका समझने की कोशिश कर रहा हूँ। वही देखिए, ये शुरू से जो हैं, पहले भी मैंने ये अर्ज किया कि वो बहुत ही मॉडरेट फिलॉसफी के लोग थे। कोई भी किसी तरीके का फंडामेंटलिज्म या हार्डकोर एक्टिविटी में उस वक्त भी यकीन नहीं रखते थे, आज भी यकीन नहीं रखते हैं।
तो उस वक्त उनका काम मकसद सिर्फ ये था कि हमारा मुल्क जो है, उस वक्त चाहे अंग्रेज़ों के आने से पहले मुग़ल हों या उसके बाद के जो राजा रहे या अंग्रेज़ आ गए, ईसाईयत आई, तो हिंदुओं से ना मुसलमानों को ख़तरा था, ना मुसलमानों से हिंदुओं को ख़तरा रहा कभी भी। लेकिन अंग्रेज़ों से ख़तरा इसलिए रहा कि अंग्रेज़ों ने जिस तरीके से लूटपाट यहाँ से मचाई और यहाँ का जो पूरा कैपिटल था वो शिफ्ट करते चले गए, तो उसके लिए उस वजह से जो ये लोग शुरू से 1857 के बाद से लगे, पहले इन्होंने देवबंद कायम किया और उसके बाद जब इंडियन नेशनल कांग्रेस कायम हुई तो उसमें भी ये लोग शामिल हुए। और आपको मैं बात बताऊं कि ये बात हिस्ट्री की किताबों में बहुत कम आती है कि जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से बम्बई पहुंचे तो उनका इस्तकबाल करने वालों में मौलाना हुसैन अहमद मदनी थे सबसे आगे, और उसके बाद मौलाना हुसैन अहमद मदनी महात्मा गांधी को लेकर पूरे हिंदुस्तान का उन्होंने दौरा किया, क्योंकि ही वॉज ए नॉन एंटिटी एट दैट टाइम। वहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उनसे उनको मिलाया। तो मतलब नेशनलिस्ट मूवमेंट जो था हिंदुस्तान की आज़ादी का जी, उससे टच रहा देवबंद का। हम बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल। खिलाफत में क्या स्टैंड था? आप मौलाना हुसैन अहमद मदनी जो हैं उनकी किताब है मुत्तहिदा कौमियत, कंपोजिट नेशनलिज्म, जिसमें उन्होंने पूरी तौर पे लिखा है कि किस तरीके का हिंदुस्तान होना चाहिए। नेशनलिज्म जो उस वक्त नेशनलिज्म की डेफिनेशन चल रही थी, आपने भी कहा, थोड़ा बताइए फिर मुझे इस बारे में। नेशनलिज्म की मतलब कंपोजिट नेशनलिज्म ये है कि भाई आप जिस मुल्क में हैं उस मुल्क के रहने वाले जो हैं उसमें अक्सरियत जो है आपको उसके साथ में कैसे रहना है, अक्सरियत के साथ आपके ताल्लुकात, मेजॉरिटी के साथ आपके ताल्लुकात कैसे रहे, माइनॉरिटी के क्या हक होते हैं किसी माइनॉरिटी कंट्री के अंदर में, वो उन्हीं ने एक नक्शा दिया पूरा। और उस पे अगर हम चलते कंपोजिट नेशनलिज्म के ऊपर तो आज हिंदू मुसलमान इतना नहीं हो रहा होता जितना कि हो रहा है। अच्छा, तो मौलाना ने उस ज़माने में मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने वो नज़रिया दिया। उस वक्त अल्लामा इकबाल पाकिस्तान की बात कर रहे थे। समझ गया मैं, मतलब धार्मिक रुझान वाला मूवमेंट नहीं चलाया उन लोगों ने, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं थोड़ा सा इसको और वो कर दूं, वाज़ेह कर दूं। अल्लामा इकबाल पाकिस्तान की हिमायत कर रहे थे। ही वॉज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द टॉप मोस्ट लीडिंग फिलोसोफर ऑफ दैट टाइम। लेकिन मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने उनकी बातों को गलत करार दिया और दोनों के बीच में काफ़ी लंबा एक खतो किताबत का सिलसिला चला, वो दौर चला, जिसमें कि वो उनकी बात को रिफ्यूट करते थे, उसको गलत ठहराते थे, उसमें कि उनको रिफ्यूट। ये उपलब्ध है अभी? ये है, हिस्ट्री में है। नहीं, ये खत कोई पढ़ना चाहे, हाँ, आप रिसर्च के दौरान आपको मिलेंगे। ये खत आपको मिल जाएंगे किसी भी अच्छी लाइब्रेरी में, ये खत जो हैं वो मिल जाएंगे। उसके बाद में फिर एक मौलाना, मुझे इस वक्त उनका नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने अल्लामा को बैठ के हुसैन अहमद मदनी साहब की जो ख्यालात थे वो बताए, तो अल्लामा के जहन में उनके लिए एक नई जो है तस्वीर उनके सामने आई कि हाँ, मौलाना जो अपनी बात कह रहे हैं वो इस्लाम से अलग नहीं। पर इकबाल माने तो नहीं, माने इसलिए नहीं कि भाई वो उस राह पर बहुत आगे बढ़ गए वो हम उस वक्त के कट्टरपंथी कह सकते हैं उनको, या वो जिन लोगों के साथ थे वो लोग उस वक्त वापस नहीं आ सकते थे उस रास्ते से, इस वजह से। अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा था खिलाफत में क्या स्टैंड रहा था देवबंद? खिलाफत में देखिए, जो उस वक्त कांग्रेस का स्टैंड था वही उनका था, वही अच्छा, दारुल उलूम का स्टैंड था। तो जो गांधी के बगल में हमें उस वक्त मुसलमान नेता दिखते हैं जी, उनका लेना देना कुछ देवबंद से था? नहीं, देखिए उस वक्त जो गांधी की बगल में आपको अक्सर फोटोओं में जो लोग नज़र आते हैं वो मौलाना शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली जौहर नज़र आते हैं। उनका देवबंद से ऐसा कोई लेना देना नहीं था, सिवाय मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह के। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह जो हैं वो देवबंद से उनका ताल्लुक़ था, वो मोतमिम भी रह चुके हैं दारुल उलूम देवबंद के और दिल्ली के रहने वाले थे। लेकिन जौहर ब्रदर्स जो हैं वो पूरे तरीके से अपने आप में एक आप ये कहिए कि जो उस वक्त कांग्रेस के लीडर्स को डिफाइन करने के लिए एक टर्म इस्तेमाल किया गया था, हॉट हेडेड एंड सॉफ्ट हेडेड, ये गर्मपंथी दल के हैं, ये नरम दल के हैं, तो उनका शुमार गर्मपंथी दल में होता था। तो लेकिन उनका ताल्लुक देवबंद से नहीं था, लेकिन कांग्रेसी थे दोनों कांग्रेसी थे। और कांग्रेस के पहले अधिवेशन के ज़माने से ही कांग्रेस में अधिवेशन में लोग गए और डेलीगेट्स में मुसलमान रहे।
तब तो वो खैर सबका ही फ्रंट था, सबका प्लेटफॉर्म था, सब जाते थे। मगर मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ, पॉडकास्ट का मकसद भी ये था कि देवबंद का नजरिया क्या रहा है देवबंद का अलग अलग नजरिया घटनाओं यही- में, अलग अलग पहलुओं से, वो समझ रहा हूँ मैं। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट में देवबंद नेशनलिस्ट जो मूवमेंट चल रहा था उसके ज्यादा करीब था, बिल्कुल। या उसकी अपनी एक अलग कोई सोच नहीं, समझ नजर बिल्कुल रहा नहीं, था? बिल्कुल नहीं, पूरे तरीके से वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ था। मैं समझ गया। हर तरीके और से। मुस्लिम लीग के खिलाफ तो वैसे भी था, ये तो सबको पता है। मुस्लिम, देखिए जिन लोगों हाँ। जो लोग मुस्लिम लीग के साथ थे, हाँ। उनसे देवबंद वालों ने साफ कह दिया बहुत कि अलग भाई आपने जाना है, मौलाना अशरफ उस्मानी साहब हैं, वो गए पाकिस्तान के साथ, ठीक है आप जा रहे हैं जाइए, हमें आपसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उसके साथ में एक बात और मैं बताऊं आपको कि जो लोग पाकिस्तान चले गए उनका ताल्लुक तो भाई बीइंग मदर इंस्टीट्यूट पढ़े तो वहीं थे। पढ़े वहीं थे, वो रहा। और उसमें भी उनकी वैल्यू आप ये समझिए कि मैं बीबीसी में था उस ज़माने में, मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तान से तशरीफ लाए, अच्छा, अटल बिहारी वाजपेयी जी, फजलुर रहमान, मैं सही समझ रहा हूँ, नेता है वहाँ? हाँ हाँ, समझ गया। ठीक है, मौलाना फजलुर रहमान साहब आए, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, 7 RCR में 15 मिनट की मुलाकात का वक्त एज पर द प्रोग्राम था। 2.5 घंटे बाद मौलाना वहाँ से बाहर निकले, तो क्या शो करता है ये? बताइए। यही शो करता है ना कि जो बात अगर वाजपेयी जी कर रहे हैं या जो जवाब मौलाना दे रहे हैं, तो वो एक लेवल पे कहीं ना कहीं पैरेलल तो है ना। दो विद्वानों की वार्ता है वो। हाँ, और मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो वहाँ के लिबरल लीडर्स में माने जाते हैं। जो कट्टरपंथी लीडर्स हैं हमारे, उनमें मौलाना फजलुर रहमान नहीं माने जाते हैं। और मौलाना फजलुर रहमान की पढ़ाई दारुल उलूम में हुई थी, और वो फिर उसके बाद दारुल उलूम भी गए। जितना मुत्तकी साहब का स्वागत किया गया, उससे ज़्यादा स्वागत मौलाना फजलुर रहमान साहब का किया गया, क्योंकि वो 2-3 दिन वहाँ पर रहे। तो ये चीज़ें नेशनलिज्म में, नेशनलिस्ट मूवमेंट में देवबंद, दारुल उलूम देवबंद का जो किरदार है, वो एक स्पेसिफिक मकसद के तहत उसको उजागर नहीं किया गया और उसको दबाया गया, और जो कहीं मिला तो उसको भी ख़त्म करने की कोशिश की। लेकिन देवबंद के कई आलोचक ये भी कहते हैं, मैं आपको रोक कर बोल रहा हूँ, कि देवबंद पार्टीशन के खिलाफ इसलिए भी था, या मुस्लिम लीग के खिलाफ इसलिए था, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि आप मुसलमानों को बांट रहे हैं, और मुसलमान जिस ताकत के साथ हिंदुस्तान में रहता, अब इस पार्टीशन के बाद आप आधों को उधर ले जाएंगे, तो मुसलमान तो आधी ही ताकत के साथ हिंदुस्तान में रहेगा। तो एक ये चिंता भी देवबंद की थी, ऐसे उनके आलोचक कहते हैं। तो देवबंद ये चाहता था कि देश आज़ाद हो, एक रहे, लेकिन मुसलमानों को दबदबा बना रहे कम से कम। यही चिंता जो है, जो हमारे कांग्रेस और कांग्रेस के अलावा दूसरी पार्टियां हैं, उनके लीडरों को भी थी कि अगर मुसलमान यहाँ रह गए तो फिर वो मेजॉरिटी में आ सकते हैं, उनका दबदबा कायम रहेगा। ये चिंता दोनों तरफ थी, और दोनों तरफ से इसी वजह से पाकिस्तान का समर्थन किया जा रहा था कि किसी तरीके से हिंदुस्तान टूटे कि जाए जी। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी। और इसके अलावा जो मैं एक सबसे बड़ी बात मानता हूँ कि जो नेशनलिस्ट मूवमेंट में देवबंद का रोल या उसके किरदार के बारे में ज़्यादा बातें नहीं कही जाती हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि वो ये थी कि मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने अगस्त 1947 के बाद 48 तक का इंतज़ार किया। जनवरी 48 में वो वापस देवबंद चले गए। नेहरू के रोकने के बावजूद, गांधी के रोकने के बावजूद। क्यों? उनका जवाब था कि हमारा मकसद मुल्क को आज़ाद कराना था, वो हमने करा दिया। अब हम जो हमारा असल काम है दीनी तालीम, अच्छा, हम वो वो पॉलिटिक्स वगैरह में नहीं गए, पॉलिटिक्स वो वापस अपना पढ़ाने पे आ रहे वो हैं। वापस पढ़ाने अच्छा। में आ गए। अगर मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहते तो कैबिनेट मिनिस्टर बनते, कैबिनेट मिनिस्टर बनते तो उसके साथ साथ उनको जो दूसरे लीडर थे मौलाना आज़ाद जैसे, उनके साथ में वो एक पूरी नई तौर पर एक नई फिलॉसफी आइडेंटिटी कांग्रेस के लिए बनाते, जिसके जो शायद नहीं बन पाई, और जिसकी वजह से शायद ये हाल हो रहा है मुसलमानों का आज। लेकिन सर, देवबंद के बारे में या देवबंद के हिस्से में अगर इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं, इतनी पॉजिटिव बातें हैं, क्या ये देवबंद जो इदारा चला रहे हैं लोग, उनकी मतलब वो कहाँ उसको लैक कर रहे हैं? आपने बात भी की हो, अगर क्यों वो नहीं बता पाते?
अगर इतनी ही अच्छी बातें उनके हिस्से में है, वो उसका प्रचार क्यों नहीं कर पाते? आप कह रहे हैं वहाँ से जो है कंप्यूटर साइंस के लोग भी निकल रहे हैं, सब निकल रहे हैं, वो बच्चे क्या कर रहे हैं, है ना? तो कम से कम इतना वक्त हो गया, मैं तो 2 दशकों से सुन रहा हूँ देवबंद के बारे में। ज़्यादातर जो नैरेटिव है वो यही सब है जो आपको और हमें सबको पता है। फिर कहाँ पीछे रह गए वो लोग? या आत्म प्रचार वाली बात जो आप कह रहे थे वो नहीं करते हैं, पर ऐसा आत्म प्रचार नहीं करना ये तो और नेगेटिव बनाएगा ना पूरे इदारे को, इससे तो वो दूर हो गया मुल्क से। वो भली बात ही इस बात को समझते हैं जो आपने कही, लेकिन उसके बावजूद वो हमारी या आपकी जो बात है कि भाई अपना भी प्रचार करना चाहिए, या कोई मौका आए तो उस पर आपको फौरन एक रद्द अमल देना चाहिए, इससे वो गुरेज करते हैं। अब इसके पीछे मैंने बहुत जानने की कोशिश की कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन मैं खुद वो वजह समझने से मैं नाकाम रहा हूँ। बल्कि मेरे एक दोस्त हैं, उनका जिक्र किताब में भी है, प्रोफेसर इब्राहिम मूसा। वो आप यूएस में यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में सेंटर ऑफ रिलीजन के डायरेक्टर भी हैं, और वो दारुल उलूम में भी पढ़े हैं, नदवे में भी पढ़े हैं, अच्छा। और डरबन के दारुल उलूम में भी पढ़े हुए हैं, एंड ही इज़ अ प्रोफेसर। तो उनका माइंडसेट आप समझ सकते हैं। तो उन्होंने किताब के लिए एक बात कही कि आई फील के आज का माहौल बहुत मौजू है, बहुत दुरुस्त है उस चीज़ के लिए कि मदरसा जो है वो मदरसा टूरिज्म शुरू करे, कि आओ खोलो, आओ, नहीं खुला हुआ है, किसी के आने जाने पे कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन माहौल नहीं है ना। नहीं वही कहते हैं कि आप बुलाइए ना, हाँ। आप ठहराइए उनको, रहिए कि आप आके यहाँ पर रहिए 5 दिन, एग्जैक्टली, सुबह से शाम हमारा सब कुछ देखिए, हमसे मिलिए, हमारे साथ खाना खाइए बैठ के, हमारे साथ वक्त गुजारिए, हमारे साथ बातें करिए, तो लोगों का माइंडसेट बदलने को तैयार होगा। और मुझे इससे अच्छी कोई बात नहीं लगी जो प्रोफेसर मूसा ने कहा कि भाई ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, और वो खुद भी वो इस सवाल का जवाब देने में कामयाब नहीं हो पाए कि भाई ये क्या वजह है। क्योंकि मेरे ख्याल से शायद लगता है उन लोगों को कि हम इतने विद्वान हैं और हम ये काम कर रहे हैं, तो लोगों को खुद समझना चाहिए। जबकि आज की दुनिया ऐसी अगर हम नहीं है। जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे तो हम करें क्यों? हाँ, वही क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, उस इलाके को मैं भी जानता हूं, वहाँ तिरंगा झंडा भी लहराया जाता है ना, तकरीर होती है, उसमें खूब राष्ट्रवाद की बात भी होती है। पर ये देखकर बड़ा मुझे भी दुख होता है। देखिए, जो उसकी आलोचना है वो आलोचना है, अभी उसके फतवे पर भी आऊँगा, जो आलोचना है अपनी जगह है, लेकिन कोई धारा अगर इतने बड़े मुल्क में जहाँ लॉ एंड ऑर्डर अपना काम करता हो, अगर अभी भी बना हुआ है, कितनी भी आलोचना हो कि अरे यहाँ आतंकवादी पढ़ते हैं, या आतंकवादी जो मदरसे खुले हैं तालिबान ये वही हैं, ये वही सब तो पढ़ते हैं, इतनी बात होने के बावजूद, ऐसे नैरेटिव के बावजूद अगर कुछ चल रहा है, इट मीन्स वो कुछ तो कहीं तो सही कर रहा होगा। जो सही कर रहा है वो किसी को पता नहीं, वो दिखाने को तैयार ही नहीं है। वो वही हमारी आपकी वाली बात वही कि भाई आप तो ओपन करने की जरूरत है। नहीं, ओपन तो है, आपको दारुल उलूम में जाने से कोई नहीं रोकता है, आप दारुल उलूम जाइए, जा सकते हैं लोग, बिल्कुल भाई। हाँ, बताइए, इन्फॉर्म कीजिए लोगों को, मुझे नहीं पता, मैं भी नहीं गया हूँ। बिल्कुल खुलेआम जा सकते हैं। आपका वहाँ पर आपको कोई गार्ड नहीं मिलेगा वहाँ बैठा हुआ। अच्छा, वहाँ दारुल उलूम का जो दरवाज़ा है, आपको उसके दरवाजे के ऊपर कोई गार्ड नहीं मिलेगा। मस्जिद के दरवाजे पे तो जो सबसे बड़ी मस्जिद रशीदिया वहाँ पर मौजूद है, उसके दरवाजे पे तो खैर मुमकिन ही नहीं है कि कोई गार्ड बैठे हो। उसके साथ में एक जो नई बिल्डिंग बनी है जिसमें कि आज एक बहुत ही अल्ट्रा मॉडर्न लाइब्रेरी है, जो बहुत दूर से दिखाई दे जाती है, जो बहुत दूर से गोल जो देवबंद में एंटर करते हैं, पिंक कलर की जो बनी है, आप उसमें जाइए, उसमें कोई आपको रोकने के लिए नहीं बैठा हुआ है। आप जाइए वहाँ पे बात करिए, कोई भी गैर मुसलमान जा सकता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फतवे आप अपनी किताब में भी लिख रहे हैं कि देवबंद ने फतवों को पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल किया, है ना? कैसे? भाई देखिए, ऐसा है कि आप किसी चीज़ का कभी कोई इंटरप्रिटेशन अपनी तरफ तौर पे देना चाहते हैं, और किसी चीज़ को आप जो है फतवों को जो चीज़ पूछी गई है उसके बारे में घुमा फिरा के जवाब देना चाहते हैं। अब आप ये जानिए कि सन 2008 में दारुल उलूम देवबंद पहला मुस्लिम सेमिनारी थी, इंस्टीट्यूट था जिसने टेररिज्म के ख़िलाफ़ फतवा दिया था। ठीक है, बिल्कुल उस वक्त का जो माहौल था या उसके बाद का जो माहौल है, आपने उसमें वो फतवा दिया, बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त है। लेकिन आप जो कुछ ऐसे फतवे देते हैं जिससे कि आपको पता है कि आपके ही खिलाफ या इस्लाम के खिलाफ हवा कायम होगी, लेकिन आप फिर भी उसका जवाब देते हैं, बजाय उस फतवे को बिल्कुल ही
जड़ से खत्म कर देने खारिज के लिए। करने के। अगर आप दे रहे हैं तो उसके साथ में एक एडेंडम, एक एक्सप्लेनेटरी नोट लगाएं आप कि भाई इस वजह से ये दिया गया, इसके मायने ये हैं, इसके ऐसे मायने क्या ये हैं। उदाहरण है आपके पास? नहीं, उदाहरण मतलब ऐसे तो मेरे सामने इस वक्त याद नहीं आ रहा मुझे कि किताब में लिखा है ना आपने? नहीं, वो देखिए मसला वही है ना कि वो जो उसको पॉलिटिकल रूप दे दिया जाता है। जो फतवे वो देते हैं वो पॉलिटिकल नहीं होते हैं, उनके जवाब आदमी, उन फतवों के जवाब को पॉलिटिकल रूप दे दिया जाता है। मेरा कहने का मकसद ये है कि वो जो जवाब दे रहे हैं उस जवाबों को पॉलिटिकल रूप दे दिया जाता है। ये। तो आतंकवाद पर लगातार वहां से उसके खिलाफ फतवे आए हैं। बिल्कुल 2008 में दारुल उलूम सबसे पहला इस्लामिक इंस्टीट्यूशन था वर्ल्ड वाइड जिसने कि टेररिज्म के खिलाफ फतवा दिया था। और उसके बाद भी कई बार जो है, और कई बल्कि मेरे ख्याल से तालकोटोरा स्टेडियम में जमीयत उलमा हिंद ने एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी। ठीक है, तो आज के दौर में फिर ये बताइए मुझे कि देवबंद अपने आप को मॉडर्न बनाने के क्या कुछ मतलब ऐसा नज़रिया रखता है, आगे बढ़ रहा है क्या? क्योंकि अभी तक तो फिर मैं वही कहूँगा, फिर दोहराऊँगा, आपको भी पता है कि उसे इसी तरह देखा जाता है कि एक बंद इदारा है, वहाँ से पढ़ने वाले लोग ज़्यादातर बंद दिमाग के हैं, कट्टर हैं, और फिर उनके जो दूसरे रिप्रेजेंटेटिव हैं अगेन तालिबान दिखाई देते हैं। तो देवबंद क्या ये भी कोशिश नहीं कर रहा है दिखाने की, कहने की, समझाने की? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वही देखिए, इस वक्त जो सबसे बड़ी अनडूइंग है देवबंद की, वो सबसे बड़ी यही चीज़ है कि वो अपनी सही पिक्चर, सही इमेज पोर्ट्रे नहीं कर रहा है। हाँ, अपने आप को आज के वक्त के साथ में हम आहंग रखते हुए, उसके साथ चलते हुए वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। जैसे कि आपने अभी लाइब्रेरी देखी, हॉस्टल्स जो हैं वो पूरे दोबारा से नए हॉस्टल्स बनाए जा रहे हैं, क्लासरूम्स जो हैं वो नए बनाए जा रहे हैं, क्योंकि आप 150 साल पुरानी इमारतें हैं वो सीधा हो चुकी हैं। उनको ठीक है, इमारतें तो ठीक है, वो तो बनेगी, मतलब वो हाँ। मॉडर्नाइजेशन की तरफ एक कदम है। और जो अब जैसे कि नई बिल्डिंग है उसके अंदर जो लेक्चर हॉल्स बनाए गए हैं उसमें मॉडर्न विजुअल एड्स के ज़रिए जो है वो पढ़ाई हो रही है। कि अगर हदीस की पढ़ाई हो रही है तो सीडी लगी हुई है, और सीडी उस हदीस के साथ में जो, क्योंकि देखिए इस्लाम में 4 स्कूल ऑफ इस्लामिक लॉ हैं, तो आप अगर एक हदीस की बात कर रहे हैं हनफी की, तो साथ में बाकी तीनों के उस इशू के ऊपर क्या हदीस है वो भी समझे आप। या क्या फ़क़ही उसका वो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है, वो सब आ रहा है। तो ये सब चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। नहीं, नए टूल हैं, ये मैं समझ रहा हूँ, मैं नहीं, नजरिए की उनका बात कह रहा इस्तेमाल भी हो था, रहा है, नजरिया भी बदला उसी हुआ की है। बात कह रहा था। नजरिया भी बदला हुआ है। महिलाओं पर देखिए, इस्लाम वो मज़हब है जिसने कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार शुरू से दिया है। तो पर आप ये कह रहे हैं कि सोसाइटी के हिसाब से चीजें हो रही हैं। मतलब अगर अफगानिस्तान की महिलाओं पर हम बात कर रहे हैं, हाँ। तो उसका इस्लाम से लेना देना नहीं है, नहीं, बिल्कुल देवबंद से लेना देना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं, वहाँ की सोसाइटी से लेना देना है। बिल्कुल। आप देखिए, हमारे जैसे मैंने कहा कि बराबर का अधिकार दिया गया है। जी। जो पैतृक संपत्ति है, पैतृक संपत्ति में हिंदू लॉ तो अब आया है कि उसमें लड़कियों का अधिकार मिलेगा। हिंदुस्तान इस्लाम में शुरू से है। सर वो तो इस्लाम दे रहा है, मैं देवबंद की बात नहीं, कर रहा हूँ। मैं कह रहा समझ हूँ, रहा हूँ। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, इस्लाम दे रहा है, हाँ। लेकिन सोसाइटल लेवल के ऊपर वो चीज़ नहीं लागू हो रही है। एग्जैक्टली नहीं थी, हाँ नहीं है, तो उसका जिम्मेदार कौन? देवबंद एनफोर्स करता है देवबंद कि इन्फोर्स लड़कियों को आप संपत्ति दें, हाँ, वो कहे, बार बार कहे उस बात को, करता है। नहीं करता है, लेकिन उस बात को आप बार बार कहें अच्छा। और उसको यकीनी बनाएं अच्छा, कि भाई इसको आप अगर नहीं कर रहे हैं तो आप गैर इस्लामी काम कर रहे हैं। और 3 तलाक पर, पर्दे पर, उस पर आपने पढ़ा होगा, मुझे पता नहीं, बुर्के पर, उस पर क्या कुछ कह रहा है? उस पर भी वही है कि वो असल में बाज़ फतवे ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करते हुए दिए जाते हैं कि आप उनका कोई भी अर्थ निकाल सकें अपनी मर्जी के हिसाब से। अच्छा, इंटरप्रिटेशन। तो वो रास्ता देवबंद कभी कभी इख्तियार करता है, जो कि गलत है। वो खुला छोड़ देता है। वो खुला छोड़ देता है। 3 तलाक खतन गैर इस्लामी है, आप बिल्कुल एक लाइन में क्यों नहीं लिख के देते कि ये गैर इस्लामी फेल है? क्योंकि अल्लाह के करीब में अगर सबसे नापसंदीदा चीज़ जो है सबसे ज़्यादा, वो तलाक देना है। उसके बाद आपके दूसरे पाप या दूसरे गुनाह आएंगे, लेकिन सबसे बड़ी नापसंदीदा चीज़ किसी शौहर का अपनी बीवी को तलाक देना है, जिसका कि मुसलमानों ने खेल बना लिया है। साहब SMS से तलाक दी जा रही है, मोबाइल से तलाक दी जा रही है, ईमेल से तलाक दी जा रही है। जबकि तलाक का मामला ये है कि अगर आप दोनों बीच में, आपके बीच में अनबन है, तो एक वकील आपका, एक वकील बीवी का, दोनों बैठेंगे, 4 लोग बैठेंगे
आपस में एक दूसरे की वर्जन सुनेंगे, वो उनके वर्जन को एक्सप्लेन करने का या समझाने का काम पूरा करेंगे, उसके बाद में कोई एमिकेबल सॉल्यूशन या कोई ऐसी राह निकालने की। लेकिन आप कह रहे हैं देवबंद नहीं करता है इस पर खुलकर बात। हाँ, मतलब वो ओपन एंडेड छोड़ देता है, वो बचता कह है। देंगे हाँ 3 तलाक हराम है। अच्छा, लेकिन 3 तलाक हराम है, उसके साथ में उसका एक पूरा डिटेल भी तो दो ना, कि 3 तलाक एक बैठक में, मतलब एक बैठक का मतलब एक ही बार में 3 तलाक कहना गैर इस्लामी है। हाँ, आपको 3 मौके दिए जाते हैं कि आपने पहली बार तलाक का, उसके बाद यू हैव टू वेट फॉर 30 डेज। सही है। कि 30 दिन आपको किस लिए दे रहा है? आज उसकी बातचीत, नेगोशिएशंस कुछ होंगी। हाँ हाँ, आप- सुलह होगी। आपके दिमाग में वो बात रहेगी, आप हो सकता है भाई दोबारा से कहीं नहीं, मैं तुमसे बैठ के बात करना चाहता हूँ, ये वजह हीट ऑफ थी। द मोमेंट में बोल दिया, उसके हो बाद गया। फिर आप दूसरी देंगे, दूसरी के बाद फिर 3 महीने का, 1 महीने का वक्त है। जी बिल्कुल, तो 3 मौके दे रहा है आपको इस्लाम, बिल्कुल है। कि अपने इस रिश्ते को जो सबसे ज्यादा। इस्लामिक लॉ में मैंने भी पढ़ा, जी, लेकिन मैं देखता हूँ तो रोज खबरें तो कुछ और ही हैं। वही तो है ना, जो कही जा रही है या जो मुल्ला कह रहे हैं, वो खुद गलत चीज़ों के ऊपर इंडोर्स कर रहे हैं, तो उसका आप क्या कर सकते हैं? मेरा कहना ये है कि देवबंद उन मुल्लाओं को गलत करार दे सकता है। वही तो, इस पॉडकास्ट का मकसद ये नहीं है कि हम देवबंद के लिए केवल तालियां ही बजाएं। मेरा मकसद ये था कि देवबंद के अंदर जिस तरह चीज़ें चलती हैं, जी, लोगों को नहीं पता। वो आपने किताब का नाम इतना सुंदर रखा तो है, डीमिस्टिफाइंग, है ना। और ये भी है कि अगर उसकी कोई वाजिब आलोचना है तो वो भी हो। आपको कौन से ऐसे और पॉइंट्स लगते हैं जिस पर आपको लगता है कि हाँ, देवबंद की ये एकदम ठीक आलोचना है, बनता है कि देवबंद इस पर सुधार करे? भाई देखिए, आलोचना का ऐसा कोई मतलब इतनी बड़ी कोई चीज़ नहीं है। बस सबसे बड़ी आलोचना जो है वो ये है कि देवबंद को इस वक्त एक पुश्तैनी मालिकाना हक दे दिया गया है कि साहब ये फैमिली है, यही फैमिली एग्जैक्टली, इसके ऊपर कायम रहेगी, जो बहुत गलत बात ये है, भी है। हाँ, जो कि कम्प्लीटली अनइस्लामिक है, यस, अनडेमोक्रेटिक। बहुत कमाल की आपने बात उठाई आखिर में। जी तो वो चीज़ ख़त्म हो जाए तो मुझे लगता है कि बहुत हद तक सुधार आएगा। सुधार आए। आखिर में कुछ जोड़ना चाहें इस पॉडकास्ट के? मैंने हो सकता है कोई सवाल ना पूछ। नहीं, आपके जहन में अगर कुछ आए तो आप बताएं मुझे। मुझे लगता है मैं तो आपसे लगभग सब कुछ पूछ लिया है। जी 2-4 लोगों ने सवाल भेजे, मतलब ज़्यादा नहीं भेजे थे वैसे तो, जी पर मुझे लगता है अब तो सब हो ही गए। आकाश ने पूछा था महिलाओं के मामले में, तो आपने वो भी कह दिया। तो मेरा ख्याल है सर, लगभग सारी बातें कवर हो गई। धन्यवाद। और अगर फिर भी किसी के मन में कोई बात रह जाए हाँ तो आपकी किताब है, वितास्ता पब्लिकेशन से आई है, आपने बताया अमेजन पर अभी उपलब्ध है। हाँ डीमिस्टिफाइंग मदरसा एंड देवबंदी इस्लाम। वैसे देवबंद पर जो किताब उपलब्ध है या तो वो बहुत मोटी मोटी हैं या फिर ऐसी भाषा में जो शायद समझना है, लेकिन ये किताब का अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, सरल सरस भाषा में उपलब्ध है। मुझे पता नहीं क्यों हिंदी में नहीं छापते पब्लिशर्स, वो भी मिस्ट्री है, पता नहीं। लेकिन ऐसी किताबें और ऐसे विषय खासकर जिनमें बहुत कम किताबें हैं और लोग जानना चाहते हैं, उन्हें हिंदी में आना चाहिए। बिल्कुल नहीं तो फिर हमारे ऐसे पॉडकास्ट हैं ही। बिल्कुल नहीं, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ इस बात के लिए। और अभी हमारे पब्लिशर से इस बात का जिक्र नहीं हुआ, लेकिन आपने वो चीज़ सामने ला दी है, क्योंकि लिंक उनके पास तक ज़रूर पहुँचेगा और हो सकता है वो इस चीज़ के ऊपर गौर करें। बहुत बहुत यही मेरी शुक्रिया, उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया सर असद मिर्ज़ा, आपने समय निकाला। और मेरा यही कहना है आपसे कि विचार किसी भी चीज़ पर बना सकते हैं, ज़रूर बनाइए, लेकिन बनाने से पहले जितना मुमकिन हो सके खोजबीन करनी चाहिए, कुछ किताबें खंगाल लेनी चाहिए, विद्वानों से बात कर लेनी चाहिए, और फिर अगर तब भी कुछ उलझन हो तो हमें लिखकर भेजना चाहिए कि आप इसे पॉडकास्ट कर लीजिए। बिल्कुल, ये सबसे आसान रास्ता है। 1-1.25 घंटे में आपने खूब समझाया, लेकिन कमेंट बॉक्स खुला हुआ है तो आप सवाल कर सकते हैं, हम सारे कमेंट पढ़ते हैं, आपको पता है। और हाँ, अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो वो ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी दिवाली की चहल पहल है, इस चहल पहल के बीच पॉडकास्ट हुआ। मुझे मेरी उम्मीद तरफ है से आपको हमारे पसंद दर्शकों को दिवाली की मुबारकबाद, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी। आएगा। आपको भी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। गुरुवार मुलाकात होती है।